दोस्तों, सारांश के इस पहले हिंदी वीलॉग में आपका स्वागत है। आज का ये सारांश हिंदी में होगा और इसका एक खास कारण है कि ये कश्मीर के बारे में है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंजाबी नहीं समझ सकते और एक वाइडर ऑडियंस तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ये वीलॉग हिंदी में किया जाए, इस कबूलनामे के साथ कि मेरी हिंदी भी पंजाबी नुमा है, परंतु फिर भी मेरे को लगता है कि अपनी बात एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। आज 26 अक्टूबर है, वो दिन जब कश्मीर के भारत में आधिकारिक विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसको मेमोरेंडम ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है। यह दिन साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन 77 साल पहले हुई घटनाओं ने पूरे क्षेत्र और विशेषकर भारत पाकिस्तान संबंधों को बहुत शिद्दत से प्रभावित किया है और ये आज तक बदस्तूर जारी है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान आज बातचीत नहीं कर रहे हैं या आपस में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इसका कारण भी मूल रूप से कश्मीर ही है। कश्मीर जो अपने मूल स्वरूप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और भारत के बीच लगभग बर्तानिया के आकार का क्षेत्र है, जिसे अंग्रेजों ने एशिया के स्विट्जरलैंड का नाम दे रखा था और जिसको अंग्रेज अपनी भविष्य की जियोपॉलिटिक्स योजना में अपने हितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कड़ी मानते थे। इसके बारे में अंग्रेजों को ये डर हमेशा से रहा कि इसके साथ डील करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसका प्रभाव ना सिर्फ देश बल्कि पूरे उपमहाद्वीप और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। इस सब में एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या कश्मीर को भारत के हवाले कर देना अंग्रेजों की कोई साजिश थी? कुछ लोग पंजाब के गुरदासपुर जिले को, जो बंटवारे के बाद भारत से कश्मीर को जोड़ती एकमात्र कड़ी थी और जनसंख्या के हिसाब से मुस्लिम बहुल जिला था, उसको हिंदुस्तान को देने को इसी कवायद का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि गुरदासपुर को भारत में कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर के रूप में भारत के साथ रखा गया, लेकिन ये सच नहीं है। गुरदासपुर का हिंदुस्तान में जाना अमृतसर से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश पंजाब से अमृतसर तक का एकमात्र रास्ता गुरदासपुर से होकर गुजरता था। यही नहीं, सिक्योरिटी के हिसाब से भी अहम था। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे कि अमृतसर तीन तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ एक द्वीप या आइलैंड बन जाए। इसी वजह से गुरदासपुर मुस्लिम बहुल होते हुए भी भारत का हिस्सा बना बंटवारे के वक्त। इस तथ्य को भारत और पाकिस्तान में सरहद का खाका बुनने वाले रेडक्लिफ ने खुद स्वीकार किया है। इसके बारे में हम कभी अलग से विस्तार में बात करेंगे। पिछले दशक में सार्वजनिक किए गए कुछ नए दस्तावेजों के आधार पर इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आज़ादी के बाद तेजी से घटित लगातार घटनाओं ने कश्मीर के बागे का फैसला किया और इसको भारत के साथ नथी कर दिया। आज़ादी के वक्त भारतीय नेतृत्व, जिसमें नेहरू और पटेल प्रमुख थे, खासकर पटेल जिन्होंने रियासतों को भारत में विलय के लिए अहम भूमिका निभाई। पटेल के मन में ये लगभग तय था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वहां की 77% आबादी मुस्लिम थी। 19वीं सदी के मध्य में सिख साम्राज्य के पतन के कुछ समय पहले 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर को डोगरा परिवार को 75 लाख रुपए में बेच दिया था। लगभग 100 वर्षों के बाद जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर नवगठित पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और भारत के बीच लगभग ब्रिटेन के आकार का क्षेत्र था, जो जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण था। 15 अगस्त को अंग्रेजी साम्राज्य की प्रभुसत्ता समाप्त होती है और इस तकनीकी आधार पर कश्मीर एक आजाद रियासत बन जाती है। इस मुद्दे की तह तक जाने के लिए ये समझना जरूरी है कि उस वक्त 3 रियासतों को लेकर बहुत विवाद था। इस विवाद का एक बड़ा कारण ये था कि इन रियासतों की रियाया का धर्म राजा के धर्म से बिल्कुल अलग था। सब्जेक्ट्स हैड डिफरेंट रिलीजन दैट टू द रूलर। कश्मीर में बहुगिनती मुसलमान थी, लेकिन उनका राजा डोगरा हिंदू था। जूनागढ़ में बहुगिनती हिंदू थी, लेकिन उसका नवाब मोहब्बत अली एक मुस्लिम था। और इन तीनों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी, जिसमें फिर जनसंख्या के हिसाब से हिंदू बहुगिनती में थे, लेकिन इसकी कमान निज़ाम ऑफ हैदराबाद के हाथ में थी, जो कि एक मुसलमान था। इस बीच कायदे आज़म जिन्ना 3 बड़ी रणनीतिक गलतियां करता है। पहली गलती ये थी कि जब ये निर्णय ले लिया गया था कि भारत को मजहबी आधार पर विभाजित कर दिया जाएगा और दोनों नए मुल्कों में पड़ती रियासतें किसी भी मुल्क के साथ जाने को आज़ाद होंगी, परंतु जिन्ना का खेल इससे आगे जाकर और अपने ही बनाए हुए 2 नेशन थियोरी को ताक पे रखकर और अधिक से अधिक इलाके हथियाने का था, बेशक उन इलाकों में जनसंख्या हिंदू ही क्यों ना हो। जिन्ना कश्मीर को अपनी जेब में मानकर चल रहा था
और हैदराबाद के बारे में उसका मानना था कि हैदराबाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। जूनागढ़, जो आज के गुजरात में है, एक तटीय राज था और जिन्ना जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय इस कारण करना चाहते थे कि पाकिस्तान और जूनागढ़ की सरहद को एक ही समुंदर लगता है। जिन्ना की इस रणनीतिक भूल ने पटेल को अपने मूल विचार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नक्शे में जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। खैर, तथ्यों पर लौटते हैं तो कश्मीर के मामले में दूसरी गलती जिन्ना ने जो की वो थी माउंटबेटन की उस सिफारिश को अस्वीकार करना, जिसके तहत माउंटबेटन ने सिफारिश की थी कि इन तीनों रियासतों में प्लेबिसाइट, मतलब जनमत करवाया जाए। इसलिए जब उन्हें यह जनमत प्रस्ताव सुझाया गया तो उन्होंने इससे हाथ खींच लिए। उनके इनकार का मुख्य कारण यह था कि उन्हें स्पष्ट था कि कश्मीर तो वैसे ही उनके हाथ में आ जाएगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जूनागढ़ और हैदराबाद में जनमत भारत के पक्ष में जाएगा। जिन्ना की तीसरी सबसे बड़ी गलती कश्मीर में कबायलियों का हमला था। जब शेख अब्दुल्ला ने जिन्ना के कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करने की योजना में शरीक होने से इनकार कर दिया, तो जिन्ना ने सोचा था कि वे बलपूर्वक कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर सकते हैं। कबायली फौजी जो बारामूला पर कब्जे के बाद श्रीनगर की तरफ कूच करने की बजाय वहां लूटपाट और महिलाओं से बलात्कार में मुलविस हो गए। यहाँ उन्होंने कुछ ईसाई महिलाओं और ननों को भी निशाना बनाया। बारामूला में मजहब के नाम पर जो तांडव हुआ, उसने अंग्रेज अफसरों को जो कि भारतीय फौज में अहम पदों पर थे, उनकी इस सोच को और भी मजबूत कर दिया कि अगर कश्मीरी महिलाओं को कबायलियों से बचाना है तो कश्मीर में भारतीय सेना का आना बेहद जरूरी है। कई इतिहासकार इसका विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि अगर ये कबायली लूटपाट और बलात्कार में शामिल नहीं होते तो वे आसानी से कश्मीर पर कब्जा कर सकते थे, क्योंकि महाराजा हरी सिंह पहले ही अपने काफिले के साथ कश्मीर छोड़कर जम्मू के लिए रवाना हो चुका था। जब उस वक्त के मशहूर पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़, जो कि पाकिस्तान टाइम्स के संपादक थे, ने कबायलियों द्वारा कश्मीर पर हमले की खबर सुनी, तो उनका एक स्वाभाविक रिएक्शन था कि आज कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। हालांकि इस समय तक भी महाराजा हरी सिंह कश्मीर के भारत में शामिल होने को लेकर दुविधा में था, परंतु शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू की व्यक्तिगत मित्रता और जिन्ना की हठधर्मी ने यह लगभग निश्चित कर दिया कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। 24 अक्टूबर की रात को कबायली हमलावर मोहरा पावर स्टेशन पर पहुंच गए थे। फिर उन्होंने श्रीनगर की बिजली सप्लाई बंद कर दी। कबायलियों का अगला निशाना श्रीनगर पर कब्जे का था और महाराजा हरी सिंह को ये सारा बहुत कुछ स्पष्ट रूप में नजर आ रहा था। उनको अपनी हार का इतना यकीन था कि उन्होंने अपने निजी स्टाफ को साथ लिया, अपने महल में से जरूरी कालीन और बेशकीमती वस्तुएं उठाई, उनको 300 कारों में लोड किया और फिर कारों का एक काफिला लेकर जम्मू की तरफ चल दिए। महाराजा हरी सिंह सारा रास्ता चुप रहे, परंतु जब वो जम्मू पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य कहा। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए कश्मीर को खो चुके हैं। महाराजा हरी सिंह गलत नहीं कह रहे थे, उन्होंने वाकई कश्मीर को खो दिया था, ना केवल महाराजा के रूप में बल्कि एक प्रबंधक के रूप में भी, क्योंकि इसके बाद शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में राजनीति और प्रशासनिक मामलों का केंद्र बिंदु बनना था। महाराजा हरी सिंह 26 अक्टूबर यानी आज से 77 साल पहले भारत में अपने विलय के मसौदे पर हस्ताक्षर करते हैं। महाराजा के विलय पर दस्तखत करने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू सेना भेजने को लेकर झिझक रहे थे, लेकिन पटेल जानते थे कि उन्हें क्या करना है। सैम मानेकशॉ, जो उस वक्त GSOI थे और कश्मीर से संबंधित सैनिक मुद्दों को देख रहे थे, नेहरू और पटेल के साथ उस बैठक में थे। कबायली हमलावर श्रीनगर हवाई अड्डे से कुछ मील की दूरी पर थे, लेकिन नेहरू अभी भी संयुक्त राष्ट्र, रूस, अफ्रीका, भगवान जाने और किस किस की मध्यस्थता के बारे में बात कर रहे थे। सरदार पटेल अपने प्रधानमंत्री की किसी ठोस निर्णय पर ना पहुंचने को लेकर इतने परेशान हो गए कि वो अपना आपा खो बैठे और नेहरू पर लगभग चिल्ला ही दिए, जवाहरलाल, तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं? एक पल की चुप्पी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जरूर मुझे कश्मीर चाहिए। सरदार पटेल सैम मानेकशॉ की तरफ मुड़े और बोले, सैम, आपको आगे की कार्रवाई के लिए आपके आदेश मिल गए हैं। यू हैव गॉट योर ऑर्डर्स फॉर द फर्दर एक्शन। सरदार पटेल का सेना भेजने का फैसला कितना वक्त पर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि जब डकोटा 1 हवाई जहाज सिख रेजिमेंट के सैनिकों को साथ लेकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरा तो हवाई अड्डा पूरी तरह से खाली था। इस सारी कहानी का सारांश क्या है? आज़ादी और विभाजन के बाद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को कोई भ्रम नहीं था कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। इस कहानी में ट्विस्ट जिन्ना द्वारा की गई कुछ रणनीतिक गलतियों से आता है, जिसमें जिन्ना का जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में एक प्लेबिसाइट से मना करना, सिख और राजपूताना रियासतों पर डोरे डालना और कबायलियों की आड़ में कश्मीर में सेना भेजने का निर्णय था, जिसने सारे खेल को पलट कर रख दिया। गुरदासपुर जिले को भारत में रखने का कारण कश्मीर नहीं था, जैसा कि अक्सर प्रचारित किया जाता है, बल्कि इसका असल कारण अमृतसर, जो कि सिखों का मुकद्दस स्थान है, उसको सुरक्षा प्रदान करना था, क्योंकि इसके बिना अमृतसर 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ एक आइलैंड बन जाता। डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर के बाद भी जवाहरलाल नेहरू कश्मीर में सेना भेजने को लेकर दुविधा में थे, और ऐसे में सरदार पटेल, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, ने सही समय पर सेना भेजने का फैसला किया। और अगर नहीं किया होता तो शायद कश्मीर का इतिहास और भारत का जोग्राफिया कुछ अलग किस्म का होता। दोस्तों, सारांश का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रब रखा।